हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद, कॉमर्स डिपार्टमेंट। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें जो है मेरा टॉपिक है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, पार्ट 3 है और क्लास है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर। चलिए तो अब डिस्कशन करते हैं कि थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल है ना, क्या होता है, इसमें कितने सिद्धांत है, किसके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अब जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, तो किसने इसके बारे में अपना सिद्धांत रखा है, अपना विचारधारा रखा है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो व्यापार चक्र का सिद्धांत। ठीक है, तो व्यापार चक्र का सिद्धांत सबसे पहले देख लेते हैं कि व्यापार चक्रों की जो जटिलता है उसके कारण अर्थशास्त्री व्यापार चक्रों के कारण की व्याख्या में एक मत नहीं हो पाए। कहने का मतलब है कि व्यापार चक्र के बहुत सारी थ्योरी है जो अलग अलग परिभाषियों ने, अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग इसका परिभाषा दिया हुआ है। यही कारण है कि व्यापार चक्र की व्याख्या के लिए अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। व्यापार चक्रों की उत्पत्ति अनेक कारणों, मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक का परिणाम है। अर्थशास्त्री मुद्रा की पूर्ति जैसे मौद्रिक घटक को व्यापार चक्र की उत्पत्ति का उत्तरदायित्व मानते हैं, जबकि अन्य अर्थशास्त्री गैर मौद्रिक घटकों जैसे मनोवैज्ञानिक घटक, आविष्कार, अल्प उपभोग, अति विनियोग आदि को व्यापार चक्र का सिद्धांत मानते हैं। तो व्यापार चक्र की उत्पत्ति के कारण इस विभाजन का मुख्य कारण यह है कि व्यापार चक्रों के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि ये है व्यापार चक्र का सिद्धांत। तो व्यापार चक्र के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है व्यापार चक्रों के मौद्रिक सिद्धांत और दूसरा है व्यापार चक्रों के गैर मौद्रिक सिद्धांत। तो व्यापार चक्रों के मौद्रिक सिद्धांत में दो प्रकार हैं। उसके अंतर्गत विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत जो कि हार्ट्रे का विचार है, मौद्रिक अति विनियोग सिद्धांत जो कि हायक की विचारधारा है। अब व्यापार चक्रों के गैर मौद्रिक सिद्धांत में है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो कि J.S. मिल का विचारधारा है। नवप्रवर्तन सिद्धांत ये शुम्पीटर ने दिया हुआ है। किन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत, गुण त्वरक सिद्धांत जो कि सैमुएल्सन द्वारा प्रतिपादित है, दिया है विचारधारा, और आधुनिक सिद्धांत है हिस्क का विचारधारा, और व्यापार चक्र का मकड़ी जाल सिद्धांत। तो ये बहुत सारे सिद्धांतवादियों ने अपना सिद्धांत दिया है, क्योंकि व्यापार चक्रों के बारे में सबका अलग अलग मत है ना। सारे जो सिद्धांतवादी है या अर्थशास्त्री हैं, सारे का मत अलग अलग है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत, यानी जो हार्ट्रे का विचार है। तो सबसे पहले विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत जो हार्ट्रे का विचार है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हार्ट्रे का जो विचार है व्यापार चक्र के लिए किस प्रकार है, उसकी जो विचारधारा है उसको जान लेते हैं। तो अंग्रेजी अर्थशास्त्री प्रोफेसर R.G. हार्ट्रे ने व्यापार चक्रों को विशुद्ध मौद्रिक घटना की संज्ञा देते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यही कारण है कि हार्ट्रे के व्यापार चक्र सिद्धांत को विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। हार्ट्रे के अनुसार आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन का मुख्य कारण मुद्रा के प्रवाह या अर्थात मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें होने वाले परिवर्तन से है। दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि लोचदार मुद्रा पूर्ति है ना, आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन का मुख्य कारण है। मुद्रा पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होगी उतनी ही सहजता से अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का आकार विस्तृत अथवा संकुचित किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन अर्थात मुद्रा अस्फीति के कारण ही व्यावसायिक क्रियाओं में परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव दृष्टिगोचर होते हैं, जिनको व्यापार चक्र की संज्ञा दी है। क्योंकि व्यापार में कभी क्या होता है, बढ़ता है तो कभी घटता है ना। तो ये हमेशा चक्र में चलते रहता है, अपने क्रम में चलते रहता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, व्यापार चक्र।
मुद्रा परिवर्तन के कारण आर्थिक क्रियाओं के उच्चावचनों की उत्पत्ति मानते हुए ही हार्ट्रे ने व्यापार चक्र को एक विशुद्ध मौद्रिक घटना बतलाया है। हार्टे के अनुसार जो है व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। देखिए, जैसे कि हम डिस्कशन अभी कर रहे थे व्यापार चक्र का जो है विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत, हार्ट्रे का व्यापार चक्र सिद्धांत। तो हार्ट्रे के अनुसार व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है ना। ये क्या है? मौद्रिक घटना है जो मुद्रा के बढ़ने से है ना उत्पन्न होती है, क्योंकि सामान्य मांग स्वयं एक मौद्रिक घटना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि उन्होंने कहा है, अब व्यापार चक्र की जो अवस्थाओं की व्याख्या, मौद्रिक संतुलन का जो है स्थायित्व संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए आवश्यक है। मौद्रिक संतुलन मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है उपभोक्ता का व्यय एवं आय। फिर दूसरा है बैंक साख। फिर तीसरा है स्वर्ण का आयात एवं निर्यात। और चौथा है ब्याज की दर। तो ये चार कारण हैं, है ना, जो कौन सी स्थिति उत्पन्न करती है? विशुद्ध मौद्रिक स्थिति उत्पन्न करती है। उपभोक्ता का व्यय एवं उसका आय, बैंक साख कितना है, स्वर्ण का आयात एवं निर्यात कितना है ना, ब्याज की दर कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या करती है? विशुद्ध मौद्रिक स्थिति उत्पन्न करती है। अब हार्ट्रे के अनुसार अस्थिर साख व्यवस्था उपयुक्त तत्वों को प्रभावित करके मौद्रिक संतुलन को अव्यवस्थित कर देती है। बैंक साख विस्तार एवं संकुचन जहां एक और मुद्रा की कुल पूर्ति में परिवर्तन कर देता है, वही साथ ही मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुद्रा के संचलन वेग में भी क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है। तो अब देखिए, चूँकि जो है व्यापार चक्र में चार अवस्थाएं होती है, समृद्धि काल, प्रतिसार काल, अवसाद काल और पुनरुद्धार काल। तो जैसे कि हमारा जो सिद्धांत है वो हार्ट्रे का सिद्धांत है, जो कि विशुद्ध मौद्रिक पर स्थित है। अब देखते हैं कि समृद्धि काल में हार्ट्रे की क्या विचारधारा है ना, और चूँकि ये मौद्रिक है ना, मौद्रिक सिद्धांत है, और प्रतिसार में उनका क्या सिद्धांत विचारधाराएं हैं, और जो है उनका अवसाद में क्या विचारधाराएं हैं, और पुनरुद्धार में उनका क्या विचारधारा है। क्योंकि सारे सिद्धांतवादियों की अलग अलग क्या है सिद्धांतें हैं, विचारधाराएं हैं। चलिए, समृद्धि काल में जो है हार्ट्रे की क्या विचारधाराएं देखते हैं। तो बैंक साख जब विस्तार किया जाता है तो मुद्रा की कुल पूर्ति के साथ साथ मुद्रा के संचलन वेग में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विनियोग करने लगते हैं, क्योंकि बैंक साख उनकी क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि बैंक साख जो है उसको कम ब्याज दर पर क्या करती है? राशि उपलब्ध कराती है, और कम ब्याज दर पर जो है सहजता से, है ना, मुद्रा उपलब्ध होने के कारण व्यापारी एवं उत्पादक वर्ग में वृद्धि होती है। ठीक है, और बड़े पैमाने पर उधार लेकर जो है अपने उत्पादन के आकार में पर्याप्त विकास करता है। उत्पादन आकार में जो है वृद्धि, है ना, उत्पादन आकार में वृद्धि संचयी क्रम में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, जिसमें रोजगार के स्तर, आय स्तर, मांग अथवा उपभोग स्तर में भी पर्याप्त वृद्धि होती है। उपभोग वर्ग की मांग की वृद्धि उत्पादन वर्ग को पुनः उत्पादन वृद्धि की प्रेरणा देती है। उत्पादक बढ़ती मांग से आशावादी होकर उत्पादन में वृद्धि करता चला जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में व्यापार का विस्तृत आकार जो है विस्तृत होता चला जाता है, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंच जाती है। जैसे अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझें तो इसमें जो है बैंक साख का विस्तार होता है ना, ब्याज की दरें क्या होती है?
अब बैंक शाखा का विस्तार कब होता है? जब ब्याज की दरें कम होती है। ब्याज की दरें कम। फिर किस में वृद्धि होती है? फिर क्या होती है? बैंक ऋणों में वृद्धि होती है। क्या होती है? बैंक ऋणों में वृद्धि होती है। ठीक है। फिर क्या होता है? उत्पादक वर्ग उत्पादन एवं व्यापार का विस्तार होता है, प्लस उत्पादक वर्ग उत्साहित होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? उत्पत्ति के साधन बढ़ते हैं, जिससे रोजगार प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है समृद्धि काल में हार्ट्रे का विचारधारा है कि बैंक का शाखा विस्तार होता है, यानी मुद्रा बढ़ती है ना, मुद्रा का विस्तार होता है। कब? जब ब्याज की दरें कम होती है, लोगों के पास मुद्रा ज़्यादा होती है, यानी उत्पादक के पास जो है मुद्राएं ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा विनियोग करने लगते हैं। ठीक है। जिससे उनके बैंक ऋणों में वृद्धि होती है और साधनों का ज़्यादा उपयोग होता है, जिससे रोजगार प्राप्त होता है और रोजगार में वृद्धि होती है। अब हम हार्ट्रे के विचारधारा में दूसरा डिस्कशन करते हैं प्रतिसार का। ठीक है। तो समृद्धि काल की आशावादिता के कारण, है ना, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है विस्तार हो जाता है, शाखा का विस्तार हो जाता है ना, उत्पादक उत्साहित हो जाते हैं, तो समृद्धि काल की आशावादिता के कारण बढ़ता उत्पादन एवं व्यापार स्थायी नहीं रहता है। आशावादी एवं समृद्धि अर्थव्यवस्था में तभी तक विद्यमान रहती है जब तक बैंक अतिरिक्त शाखा का सृजन करते रहते हैं। व्यापार में अतिवृद्धि के कारण बैंकों की नगद धनराशि का एक बहुत बड़ा भाग अर्थव्यवस्था के परिचालन में आ जाता है। उत्पादक एवं भोक्ता दोनों अपने पास नकदी अधिक रखना चाहते हैं तथा बैंक से लिए गए ऋणों की अदायगी जो है संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण बैंक की शाखा विस्तार प्रक्रिया क्या होते जाती है? टूटते जाती है और ब्याज की दरों में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। क्योंकि समृद्धि काल में तो सारा बांट दिया है ना। अब रिकवरी कैसे करें? अब चूंकि अब रिकवरी तो करेंगे, लेकिन वो क्या करता है? अपने ऋणों को समेट लेता है ब्याज दर में वृद्धि करके। साथ ही साथ बैंक पूर्व वितरित ऋणों की वापसी के लिए ऋणी जो उद्योगपति है, उत्पादक है, उस पर दबाव डालती है। बैंक से ऋण प्राप्त न करने की स्थिति में उत्पादकों को भारी आघात पहुंचता है। साथ ही साथ बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली प्रक्रिया कठोर होने के कारण उत्पादक वर्ग अपनी उत्पादित वस्तुओं के स्टॉक को जल्दी जल्दी बेचने के लिए कीमतों में क्या करता है? कमी करते हैं, जिसके कारण उसको क्या होता है? हानि पहुंचती है। फलस्वरूप उत्पादन में कटौती, रोजगार, आय, मांग में निरंतर कमी के कारण अर्थव्यवस्था में क्या आ जाती है? मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर बढ़ती मंदी का संचय एवं क्रमिक प्रकोप धीरे धीरे समूची अर्थव्यवस्था में निराशा का वातावरण क्या कर देता है? फैला देता है। तो प्रतिसार में जैसे सबसे पहले है समृद्धि काल की आशावादिता। फिर क्या होता है? बैंकों का बढ़ता ऋण भार। फिर क्या होता है? अगला स्टेप, बैंकों के नगद कोष की पर्याप्तता में कमी। फिर क्या होता है? बैंकों द्वारा पूर्व वितरित ऋणों की वसूली होती है। ठीक है। फिर उत्पादन क्रिया में संकुचन आ जाता है। फिर रोजगार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। फिर आय में कमी होती है। फिर क्या होता है? मांग में कमी होती है। फिर पुनः उत्पादन जो है हतोत्साहित होता है। उत्पादन प्रक्रिया में पुनः संकुचन आ जाती है। पुनः संचय क्रम में रोजगार, आय एवं मांग में कमी हो जाती है। आर्थिक क्रिया क्षेत्र में निराशा बढ़ती है। फिर मंदी का प्रकोप छा जाता है। ठीक है। फिर क्या आता है?
प्रतिसार के बाद अवसाद, क्या आता है, अवसाद का चक्र आ जाता है। क्योंकि जैसे ही जो है व्यापार चक्र में एक अवस्था खत्म होती है और ख़त्म होने वाली रहती है कि दूसरी अवस्था क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। अब जो है प्रतिसार के बाद क्या आ गई, अवसाद यानी मंदी की अवस्था आ गई। ठीक है, फिर चौथा आ जाता है, जैसे ही अवसाद की अवस्था खत्म होती है फिर कौन सी अवस्था आ जाती है, पुनरुद्धार। पुनरुद्धार की अवस्था सामने आ जाती है। उत्पादकों की जो संकुचित उत्पादन क्रिया जो है, मंदी की स्थिति जो है, जिसके कारण बैंकों के पास नकदी में पर्याप्त वृद्धि होती है। जैसे जैसे उद्योगपति द्वारा बैंकों को ऋण की अदायगी जो है करते रहते हैं या की जाती है, वैसे वैसे मुद्राओं का जो है चलन फिर से बैंक के पास संग्रहित होती है। मतलब निकलकर बैंक के पास क्या हो जाती है, संग्रहित होती जाती है। बैंकों की ऋण देने की क्षमता पुनः वृद्धि होती है। बैंक हतोत्साहित एवं निराशा से ग्रसित उत्पादकों की आर्थिक क्रियाओं के लिए प्रोत्साहन स्वरूप कम ब्याज दर पर ऋणों के लिए आमंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक उदार ऋण नीति का सहारा लेकर जो है अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए कम ब्याज दर पर उद्योगपतियों को ऋण आवंटित करते हैं। पुनरुद्धार प्रक्रिया के आरंभ होते ही संचयी क्रम में रोजगार, आय, मांग, उत्पादन वृद्धि में सभी में वृद्धि होने लगती है। निराशा जो है आशा में बदल जाती है तथा फिर से अर्थव्यवस्था समृद्धि काल की ओर क्या होती है, अग्रसर होती है। तो इसका जो डायग्राम है वो है मंदी की संकुचित अवस्था, फिर मुद्रा का चलन से निकलकर, है ना, चलन से निकलकर बैंकों में संग्रहित फिर बैंकों के नगद कोष में पर्याप्त वृद्धि। ठीक है, फिर क्या हो जाती है, बैंकों के कोषों में वृद्धि हो जाती है, फिर बैंक जो है उत्पादकों की आर्थिक क्रियाओं को देखते हुए उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण आवंटन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर उदार नीति अपनाती है। बैंक की ऋण आवंटन क्षमता में वृद्धि करती है। उत्पादकों को ऋण देना आरंभ करती है। उत्पत्ति के साधनों की वृद्धि होती है, जिससे रोजगार आती है, आय मांग में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जो है पुनरुद्धार होता है। फिर समृद्धि की ओर जाएगा, फिर अवसाद की ओर जाता है ना, फिर समृद्धि के बाद प्रतिसार की ओर, फिर अवसाद की ओर, फिर पुनरुद्धार की ओर। तो इस तरीके से व्यापार चक्र निरंतर चलता रहता है। तो हार्ट्रे ने सबसे मेन फोकस किया है मुद्रा पर, है ना, बैंक साख पर, विशुद्ध मुद्रा पर। तो इसकी कुछ जो है आलोचनाएं हैं। जैसे यह सिद्धांत व्यापार चक्र की उत्पत्ति के सभी घटकों की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत गैर मौद्रिक तत्वों की पूर्ण उपेक्षा करता है, यानी गैर मौद्रिक तत्वों को इसमें शामिल नहीं करता। तो हार्ट्रे का सिद्धांत व्यापार चक्र की अपूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है, प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार व्यापार चक्रों की उत्पत्ति में बैंक केवल गौण भूमिका निभाते हैं। बैंकों द्वारा साख सृजन एवं साख संकुचन किया जाना ही जो है व्यापार चक्र की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण नहीं कहा जा सकता। आलोचकों का मत है कि केवल साख सृजन से ही अर्थव्यवस्था में स्फीति की दशा उपस्थित नहीं होती है। तो हार्ट्रे के सिद्धांत में ब्याज की दर की संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। ऊंची ब्याज की दर सदैव विनियोग को हतोत्साहित करती है ना, बढ़ाती है। ऊंची ब्याज की दर जो है सदैव जो है विनियोग को हतोत्साहित करेगी। नीची ब्याज दर सदैव विनियोग के लिए प्रेरणा देगी, है ना। जैसे ही बैंक ब्याज ऊंची कर देगी
तो विनियोग उत्पादक जो है विनियोग नहीं कर पाएंगे, है ना, ऋण नहीं ले पाएंगे तो विनियोग नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही बैंक नीची कर देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा लेंगे उत्पादक और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, विनियोग करेंगे। तो ये है हार्ट्रे की विचारधारा। थैंक यू।